हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रीन जेनेटिक्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। चलिए शुरू करते हैं। कॉम्प्लेक्स वन ऑफ ETC इज आल्सो नोन एज NADH यूबिक्विनिन ऑक्सीडोरेक्टेज। कॉम्प्लेक्स वन से NADH एंटर करता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है। द प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स वन दैट ट्रांसफर्स इलेक्ट्रॉन इज, प्रोस्थेटिक ग्रुप है FES क्लस्टर, FES क्लस्टर। Complex 2 in ETC is same as complex 2 in ETC is same as सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये तो हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, इससे FADH2 एंटर करता है। द ओनली कॉम्प्लेक्स ऑफ ETC दैट डज नॉट पंप प्रोटॉन्स, ये कौन सा है? ये भी है कॉम्प्लेक्स 2। FADH2 जहाँ से एंटर करता है वो कोई भी पंप प्रोटॉन को पंप नहीं करता है। इसीलिए टोटल जो प्रोटॉन्स पंप होते हैं उसमें जब भी FADH2 एंटर करता है तो 6 होते हैं, जो कि थर्ड वाला 4 प्रोटॉन को पंप करता है और फोर्थ वाला 2 प्रोटॉन को पंप करता है। नेक्स्ट है द रिस्क आयरन सल्फर प्रोटीन इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स 3। कॉम्प्लेक्स 3 iron sulfur protein risk. Complex 4 contains which metal cofactor? Complex 4 contain which metal cofactor? It contains copper. Complex 4 contain copper, so iron and copper, these two cofactor it contains. The Q cycle operates in complex 3। इसमें बहुत सारे, इन टॉपिक्स में बहुत सारे जो फैक्चुअल क्वेश्चंस है। एक्चुअल में ये वाले क्वेश्चंस तो जितने भी है ये तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस है, बट कुछ नाम और इनहिबिटर्स, अनकपलर्स, ये सारे फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन हैं। तो इसमें याद करना बहुत ज़रूरी है। इसको 2-3 बार अगर रिवाइज करेंगे तो याद हो जाता है। क्यू साइकिल कैसे ऑपरेट करती है? क्यू साइकिल एक्चुअली में क्या होता है, जब कॉम्प्लेक्स 1 या 2 से जब भी इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं तो जो NADH है, NADH एक्चुअली 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन जो साइटोक्रोम C है, साइटोक्रोम C के थ्रू एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो सकता है आगे। तो बीच में जो कॉम्प्लेक्स 3 है उसमें एक इलेक्ट्रॉन का पूल बनता है, उसे हम HQ पूल कहते हैं, क्विनोन का HQ पूल कहते हैं। उसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन वो अपने पास रख लेता है और एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देता है। वही जो एक इलेक्ट्रॉन है वो घूमता रहता है, एक इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा, उसी को बोला जाता है क्यू साइकिल। वो HQ जो है, क्विनोन जो साइकिल है वो रिपीट होती रहती है। एक आएगा, 2 आएंगे, एक रहेगा और एक आगे चले जाएगा। इसी तरीके से वो साइकिल बनी रहती है वहाँ पे। और उसका ये फ़ायदा भी है, अगर पीछे से इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है, NADH या FADH2 नहीं एंटर कर रहा है, तो उसके पास जो इलेक्ट्रॉन है उसको वो ट्रांसफ़र कर सकता है आगे तब तक। उसी को क्यू साइकिल बोलते हैं। इन प्लांट सी कॉम्प्लेक्स 3, इन प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया रोटेनॉन इनहिबिट, रोटेनॉन किसे इनहिबिट करता है? रोटेनॉन इनहिबिट करता है कॉम्प्लेक्स 1 को। ये तो याद रखने वाली बात है। एंटीमायसिन A इनहिबिट्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एट, ये करता है कॉम्प्लेक्स 3 को। ये भी सिर्फ याद रखने वाली बात है। साइनाइड इनहिबिट्स रेस्पिरेशन बाय बाइंडिंग टू हीम A3 ऑफ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। साइनाइड हीम A3 ऑफ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। नेक्स्ट है यूबिक्विनोन शटल्स इलेक्ट्रॉन बिटवीन, अभी हम बात भी कर रहे थे। तो कॉम्प्लेक्स 1, 2 टू कॉम्प्लेक्स 3, ये 1 और 2 कॉम्प्लेक्स से जो इलेक्ट्रॉन आते हैं उसी को आगे ट्रांसफ़र करता है ये यूबिक्विनोन, उसे जो यूबिक्विनोन पूल जो है इलेक्ट्रॉन का, उससे। साइटोक्रोम C कैरीज इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन, साइटोक्रोम C किसके बीच कैरी करता है? 3 और 4 के बीच।
ईच साइटोक्रोम सी कैन कैरी, अभी बात की मैंने, साइटोक्रोम सी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को कैरी कर सकता है, पीछे से 2 आ रहे होते हैं लेकिन वो करता सिर्फ एक को आगे ट्रांसफ़र है। द ऑक्सीडेशन स्टेट changes in iron atom of cytochromes during electron transfer are Fe2 पॉजिटिव टू Fe3 पॉजिटिव, ये इसका आंसर है। द रोल ऑफ यूबिक्विनोन इन ETC इज फिक्स्ड एंजाइम, लिपिड सॉल्युबल मोबाइल कैरियर, वाटर सॉल्युबल कैरियर, प्रोटॉन पंप। ये होता है लिपिड सॉल्युबल मोबाइल कैरियर। ये सिर्फ मेम्ब्रेन, इन मेम्ब्रेन में ही रोटेट करता है, लिपिड सॉल्युबल है। और जो साइटोक्रोम सी है वो वाटर सॉल्युबल होता है। दोनों का क्वेश्चन आ सकता है। एक बार ये पूरा एक बार डायग्राम में भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे मोस्टली सभी है, कॉम्प्लेक्स 1 1 2 3 4। इनके बीच आप देखिए, ये देखिए 1 से एंटर करता है NADH, NAD पॉजिटिव। NADH जब एंटर करता है तो 4H पॉजिटिव आयन ट्रांसफ़र होते हैं। फिर यहाँ FADH2 एंटर करता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी H पॉजिटिव आयन नहीं ट्रांसफ़र हो रहा है, कोई भी नहीं हो रहा है। और फिर ये जो इलेक्ट्रॉन अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये सीधा 3 को देता है। यहाँ पे ये है यूबिक्विनोन, ये लिपिड सॉल्युबल है। यहाँ पे ये रोटेट करता है एक्चुअली इधर, और अपना पूल बना के रखता है, QH2 पूल। और कॉम्प्लेक्स 3 है, वो भी 4 हाइड्रोजन को ट्रांसफ़र करता है इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में। फिर साइटोक्रोम सी है, ये वाटर सॉल्युबल है, ये एक एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है 4 के लिए। और कॉम्प्लेक्स 4 है, अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन देता है ऑक्सीजन को, और बाद में ऑक्सीजन H2O में कन्वर्ट हो जाती है। ये तो थी कॉम्प्लेक्स 4 तक की बात। अब कॉम्प्लेक्स 5 की बात है, जिसे हम ATP सिंथेज भी बोलते हैं। यहाँ ATP कैसे बनता है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो द केमियोस्मोटिक थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय पीटर मिशेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रिक्वायर्ड टू सिंथेसाइज 1 ATP via ATP synthase is approximately 4 प्रोटॉन। जब उतनी एनर्जी गुजरती है तब उससे ATP सिंथेसिस होता है। द F0 पोर्शन ऑफ ATP सिंथेज इज एम्बेडेड इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और जो F1 होता है वो मैट्रिक्स में होता है। ये देखिए, ये देखिए, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ये F0 पोर्शन है, ये वाला। और मैट्रिक्स में प्रेजेंट है F1, ये वाला। ओलिगोमाइसिन इनहिबिट्स, ओलिगोमाइसिन इनहिबिट करता है ATP सिंथेज को। द P&O रेशो ऑफ NADH इज, P&O रेशो NADH की कितनी है? 2.5। ऑक्सीजन के ऑक्सीजन एंड फॉस्फेट की जो रेशो है वो 2.5 है। 2.5 ATP रिलीज करता है जब NADH एंटर करता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में। नेक्स्ट है P/O रेशो ऑफ FADH2 is 1.5. The rotation of ATP synthase gamma subunit per ATP produce is 120 डिग्री। ये 120 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज होता है। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि क्लॉकवाइज है या काउंटर क्लॉकवाइज है। 180 डिग्री, यहाँ देखिए ये है। एक्चुअली में इसमें 3 सब यूनिट होती है। गामा सब यूनिट, जो गामा सब यूनिट है वो रोटेट करता है 120 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज,
और उसकी वजह से कन्फर्मेशनल चेंजेस आती है किसमें, बीटा सब यूनिट में। ये जो बीटा सब यूनिट है इनमें कन्फर्मेशनल चेंजेस आती है इसके रोटेट करने से। बीटा सब यूनिट 3 डिफरेंट कन्फर्मेशन में होता है, ओपन, लूज और टाइट। ओपन में ये थोड़ा लूजली बाइंड करता है एटीपी, एडीपी और पीआई से, और लूज़ में ये एडीपी प्लस पीआई से बाइंड करता है, और टाइट में एटीपी से बाइंड करता है। यहाँ भी देख सकते हैं आप, टी एटीपी, लूज़ एडीपी प्लस पीआई, और ओपन अभी उससे कुछ नहीं है। जब ये गामा सब यूनिट 120 डिग्री रोटेट करता है तो देखिए क्या होता है, कन्फर्मेशनल चेंजेस आती है बीटा सब यूनिट में। तो जैसे ये टी था, अब ये ओ हो गया है और इससे एटीपी रिलीज़ हो गया। एल है वो टी बन गया, उसमें एटीपी बन गया, ये एडीपी प्लस पीआई मिलके एटीपी बना दिया। और जो ओ है वो एल में कन्वर्ट हो गया, उसमें एडीपी प्लस पीआई न्यू आ गया है अंदर। ये फर्दर ऐसे ही घूमता रहता है और एटीपी रिलीज़ होती रहती है, एडीपी प्लस पीआई आता रहता है, और इस तरह से एक रोटेशन पे एक एटीपी रिलीज़ होती है। चलिए नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ एटीपी सिंथेज कंटेन्स द कैटालिटिक साइट्स फॉर एटीपी सिंथेसिस। कैटालिटिक साइट्स किस में होती है, डी बीटा सब यूनिट ऑफ F1, अभी हमने डिस्कस किया। इस पर कैटालिटिक साइट होती है, एडीपी प्लस एटीपी, एडीपी प्लस पीआई एटीपी बनाता है। अनकपलर्स लाइक 2,4-DNP एक्ट बाय इनहिबिटिंग प्रोटॉन पंप्स, कोलैप्सिंग प्रोटॉन ग्रेडियंट, इनहिबिटिंग एटीपी सिंथेज, ब्लॉकिंग साइटोक्रोम C। तो इसका है कोलैप्सिंग प्रोटॉन ग्रेडियंट बी। इसमें क्या करते हैं, ये कुछ और नहीं करते हैं, बस प्रोटॉन ग्रेडियंट को कोलैप्स कर देते हैं, जिसकी वजह से कोई प्रोटॉन मोटिव फोर्स नहीं लगती है, और प्रोटॉन मोटिव फोर्स नहीं लगेगी तो एटीपी जनरेट नहीं होता है। ये प्रोटॉन ग्रेडियंट को कैसे कोलैप्स करते हैं, ये होता है कि जैसे कुछ और प्रोटॉन्स है, मान लो H पॉजिटिव आयंस, तो हमारा मान लो मेम्ब्रेन्स के अगेंस्ट ये H पॉजिटिव आयन जा रहे हैं, ये पूरा प्रोटॉन ग्रेडियंट बना रहे हैं। ये क्या करेंगे, ये इस मेम्ब्रेन के जो अपोजिट साइड को है उसमें कोई और प्रोटॉन्स को ट्रांसफ़र कर देंगे। मान लो K पॉजिटिव आयन को इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया इधर, तो ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट बना था ये डिसरप्ट हो जाता है, तो जो एनर्जी है वो नहीं लगती है। अब एनर्जी नहीं लगेगी तो एटीपी नहीं बनेगा, इसीलिए उन्हें अनकपलर कहते हैं, कि ये एटीपी सिंथेज को अनकपल्ड कर देते हैं इससे। थर्मोजेनिन UCP1 इज़ एन अनकपलिंग प्रोटीन फाउंड इन, ये है ब्राउन एडिपोज टिश्यू। ये मोस्टली न्यूबॉर्न मैमल्स में पाया जाता है ब्राउन एडिपोज टिश्यू। इसके थ्रू इसके थ्रू जो है वो हीट जनरेट होती है। मतलब अनकपलिंग प्रोटीन क्या करती है, एटीपी जनरेट ना करने के बजाय हीट जनरेट करती है। तो ठंड में शिवरिंग ना होने की, इसमें शिवरिंग नहीं होती है, जो भी मैमल होता है उसको विदाउट शिवरिंग जो हीट प्रोवाइड करती है वो ये करती है थर्मोजेनिन, ये प्रोटीन है। नेक्स्ट है, द अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज इज लोकलाइज्ड इन, ये कहाँ होता है, ये भी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज। ये साइनाइड रेजिस्टेंट रेस्पिरेशन का ही एक पार्ट है अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज, जिसे हम अल्टरनेटिव रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NADH to O2 डायरेक्टली, यूबिक्विनोल टू O2 डायरेक्टली, कॉम्प्लेक्स 1 टू कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 2 टू कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम C। देखिए कॉम्प्लेक्स तो कोई इन्वॉल्व ही नहीं होता है जब अल्टरनेटिव रेस्पिरेशन होती है, तो वो सबको स्किप करता है, 2 और 3 और 4 को तो स्किप करता है वो जो AOX है। तो क्या करता है वो, यूबिक्विनोल टू O2 डायरेक्टली ट्रांसफ़र करता है इलेक्ट्रॉन्स को। AOX रेस्पिरेशन यील्ड्स फुल ATP यील्ड, हाफ ATP यील्ड, नो ATP, रिड्यूस्ड ATP। तो इसका है रिड्यूस्ड ATP, इसमें कोई पर्टिकुलर वो नहीं है, तो रिड्यूस्ड ATP होता है। AOX इज रेजिस्टेंट टू इनिबिशन बाय साइनाइड। साइनाइड इनिबिशन, साइनाइड के लिए क्यों ये रेजिस्टेंट है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 को बाईपास करता है।
इसीलिए क्योंकि साइनाइड कॉम्प्लेक्स 4 को इनहिबिट करता है, तो जब इनको बाईपास कर देता है ये, तो इसीलिए इनहिबिट रेजिस्टेंट है उसके लिए, साइनाइड के लिए। द फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ AOX इन प्लांट इज टू इंक्रीज ATP yield, to prevent over reduction of ETC, to synthesize fatty acid, to produce ethanol, to prevent over reduction of ETC। ETC के over reduction को बचाता है, ये से बचाता है। In thermogenic plant like arum, heat generation is due to alternative oxidase activity। अभी जो हमने बात की, वुडू लिली में भी ये होता है, अल्टरनेटिव ये हीट जनरेशन जो होती है, इसके थ्रू वोलाटाइल कंपाउंड्स होते हैं उसके फ्लावर में, वो वोलाटाइल कंपाउंड जो है वो एनवायरनमेंट में जाते हैं ताकि पॉलिनेटर को अट्रैक्ट कर सके। वो अपने इंटरनल टेम्परेचर को इतना बढ़ा देता है कि वो वोलाटाइल कंपाउंड्स उससे इवेपोरेट होके एनवायरनमेंट में चले जाते हैं और पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये है उसका मेन पर्पस, उसमें हीट जनरेट करने का। साइनाइड रेजिस्टेंट रेस्पिरेशन वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन एरम लिली स्पेडिक्स। ये है इसका, लिली में ही पहले डिस्कवर किया गया था। इन प्लांट्स एक्सटर्नल NADH डिहाइड्रोजिनेज फीड इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली टू, ये किसको करेगा, ये करेगा यूबिक्विनोन को। हमने बात की AOX की, ये बात की थी हमने, तो ये ट्रांसफ़र कर रहा था यूबिक्विनोन से, डायरेक्ट ट्रांसफ़र करता है ये यूबिक्विनोल से O2 को, AOX। अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज, तो अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज यूबिक्विनोल से O2 को डायरेक्टली करता है, लेकिन यूबिक्विनोल को कौन लेके आता है, यूबिक्विनोल को लेके आता है अल्टरनेटिव जो हमारे पास NADH डिहाइड्रोजिनेज है, एक्सटर्नल NADH डिहाइड्रोजिनेज, ये लेके आता है यूबिक्विनोल के लिए। द एनर्जी यील्ड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स एंटरिंग विया एक्सटर्नल NADH डिहाइड्रोजिनेज इज सेम एज कॉम्प्लेक्स 1, लोअर देन कॉम्प्लेक्स 1, हायर देन कॉम्प्लेक्स 1 और 0। इसका क्या होगा, लोअर देन कॉम्प्लेक्स 1, क्योंकि ATP जो है वो लोअर होती है, रिड्यूस्ड ATP होता है। इन प्लांट्स रोटेनॉन इनसेंसिटिव NADH dehydrogenase are present on inner mitochondrial membrane, outer mitochondrial membrane, both inner and outer mitochondrial membrane, और matrix only, ये है both inner and outer mitochondrial membrane। ये जो है वो इनसेंसिटिव होता है रोटेनॉन के लिए। चलिए अब इनिबिटर्स डिस्कस कर लेते हैं। मेलोनेट इनिबिट कॉम्प्लेक्स 2, ये हमने पहले भी देखा था। कॉम्प्लेक्स 2 जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है उसको मेलोनेट इनहिबिट करता है। ये बहुत बार पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। द रेस्पिरेटरी इनहिबिट पिरसिडीन A टारगेट्स कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 1 को टारगेट करता है ये। मिक्सोथायाजोल ब्लॉक्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एट कॉम्प्लेक्स 3। ये याद रखने वाले क्वेश्चंस है, इसमें आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, कौन कॉम्प्लेक्स 1 का है, कौन सा कॉम्प्लेक्स 2 का है, कॉम्प्लेक्स 3 का है, ये पूछे जाते हैं मोस्टली। कुछ रोटेनॉन या फिर एंटीमाइसिन, ये जो कुछ इंपॉर्टेंट है ये ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। एजाइड इनहिबिट रेस्पिरेशन बाय टारगेटिंग कॉम्प्लेक्स 4। स्टाइगामेटिलिन इनहिबिट्स विच कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स 3। इसमें कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये बस याद करने वाली बातें हैं। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ग्लूकोज इन प्लांट्स प्रोड्यूस अप्रॉक्सीमेटली 38 ATP। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। ATP yield फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ 1 NADH via ETC इज, कितना ATP होता है, 2.5। ATP yield from oxidation of 1 FADH to 1.5. Which ETC component directly reduces O2 to H2O? कौन सा कंपोनेंट है जो O2 को H2O में डायरेक्टली रिड्यूस करता है, कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 4 से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है सीधा ऑक्सीजन के लिए। पर O2 मॉलिक्यूल रिड्यूस्ड इन ETC हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर पम्प्ड, 10 प्रोटॉन्स आर पम्प्ड। एक बार में 10 प्रोटॉन पंप होते हैं जब एक H2 मॉलिक्यूल O2 मॉलिक्यूल रिड्यूस होता है। फॉर ईच O2 मॉलिक्यूल कंज्यूम्ड इन ETC हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल आर फॉर्म्ड, कितने वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं,
2 वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म्स होते हैं। नेक्स्ट है एटीपी सिंथेज रोटेटरी मैकेनिज्म वाज कंफर्म्ड बाय पॉल बॉयर एंड जॉन वॉकर। इन दोनों ने इसका जो रोटेटरी मैकेनिज्म है वो इन्होंने दिया था। जो केमियोस्मोटिक थ्योरी है वो पीटर मिशेल ने दी थी। केमियोस्मोटिक पीटर मिशेल ने और रोटेटरी मैकेनिज्म इन दोनों साइंटिस्ट ने दिया था। इन प्लांट्स द मेन अल्टरनेटिव इलेक्ट्रॉन डोनर टू यूबिक्विनोन इज एक्सटर्नल NADH डिहाइड्रोजनेज। ये हमने पहले भी देखा। द प्रोटॉन मोटिव फोर्स कंसिस्ट ऑफ, प्रोटॉन मोटिव फोर्स में एक तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है हमारा H पॉजिटिव आयन का, और दूसरा इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट होता है। तो pH और इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट दोनों काम करते हैं प्रोटॉन मोटिव फोर्स में। इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हाउ many किलोजूल पर मोल ऑफ फ्री एनर्जी इज कंजर्व्ड पर ATP फॉर्म्ड। ये है 30। ये भी एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसे याद रखना ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें थी इस यूनिट में। यहाँ से आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें सारे कॉम्प्लेक्स जो है वो डिस्कस किए गए हैं। सभी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन किससे इनिबिट होता है, जैसे कॉम्प्लेक्स 1 रोटेनॉन पर्सिडिन A से इनिबिट होता है, कॉम्प्लेक्स 2 मेलोनेट से इनिबिट होता है, कौन किसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है किसकी, और सभी इसमें एक ही पेज में आपको दिख जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। किसमें हीम किसमें प्रेजेंट होता है, CU आयंस किसमें है, कौन किससे कॉम्प्लेक्स 4 जैसे साइनाइड से इनिबिट करता है, CO एंड एजाइड से इनिबिट करता है। ये सारी चीज़ें इसमें दी गई है। रिस्क FES प्रोटीन कौन है, किस किस कॉम्प्लेक्स में है, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और स्टूडेंट्स के साथ भी। और अब अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।